गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर के अंदर हमारा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी कंपाउंड पर ओवरऑल कितना चार्ज बचता है, जैसा वर्ड है वैसा ही उसका मीन होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए हम ये बोल सकते हैं जनरली इट इज़ डिनोटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। The given charge is not contribute any particular atom while it is contribute overall the structure। कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर जो चार्जेबल स्पीसीज होती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर सिंगल एटॉमिक स्पीसीज है तब तो उसी एटम पे कंसंट्रेट रहेगा ओवरऑल चार्ज, बट अगर मल्टी एटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं तो उनके अंदर जो चार्ज रहेगा वो पर्टिकुलर एटम पर कंसंट्रेट नहीं होकर के ओवरऑल जितने भी एटम्स होते हैं सबके ऊपर क्या रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर हम पर्टिकुलर एटम की बात करें कि इस एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके लिए फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था फॉर्मल चार्ज को देखने का। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 अपॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज से मैंने आपको ये बताया था इफ़ यू हैव पॉजिटिव चार्ज देन यू हैव टू यूज़ नेगेटिव साइन, एंड इफ़ योर साइन इज़ नेगेटिव देन यू हैव टू यूज़ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि प्लस है तो आपको माइनस यूज़ करना है, माइनस है तो प्लस यूज़ करना है। उसका रीज़न क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन माइनस करे जाते हैं और माइनस चार्ज होने पर इलेक्ट्रॉन्स प्लस करे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसके अंदर, है ना। फिर अपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जिसके अंदर ये देखा था कि पॉजिटिव चार्ज को किस तरीके से मेंटेन करना है। फिर मैंने एकदम हाईलाइट करके लास्ट जो केस लिया था वो लिया था O3 का। O3 के अंदर हमने ओजोन का लिया था। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करने का जो तरीका था वो अलग था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर ये डोनर एटम की तरह ट्रीट करता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 4 इलेक्ट्रॉन इनमें से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो रिमेनिंग 2 बचेंगे। इसका रीज़न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आई, इसका रीज़न क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर हमेशा लोन पे डोनेट करा जाता है, नहीं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। पढ़ा ना हमने डेफिनेशन के अंदर कि लोन पेयर, इसके अंदर सिंगल साइड क्या होती है, पार्टनरशिप होती है जिसमें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत हाईलाइटेड केस था। आज अब पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर रेजोनेंस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये यूँ समझ सकती हूँ कि मेन थीम होती है विदाउट रेजोनेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। बाकी इनऑर्गेनिक में भी कुछ हद तक इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक में तो रेजोनेंस की वजह से ही होती है, पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स रेजोनेंस शो करते हैं। अब हम बार बार यही देख रहे हैं रेजोनेंस ये कर रहा है, ये सबसे पहले बात तो हमारे दिमाग में थीम आनी चाहिए, हम रेजोनेंस किसको बोलते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड बाय द लेविस। सबसे पहले डिफाइन करी थी उसने, सबसे पहले उसने लेविस सिंबल दिया था एटम के लिए। देन जब मॉलिक्यूल्स की बारी आई तो उसने लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया था। देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एटम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और उसका एक ही टारगेट था कि हर एक एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बट ऑक्टेट कंप्लीट सारे मॉलिक्यूल्स का हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कई बार ऐसे होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसको अगर हम शो करना चाहें तो उसको एक स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, बहुत सारी स्ट्रक्चर शो करनी पड़ती है। लाइक जैसे देखो, जैसे हमारे पास ओजोन का फॉर्मूला है ना, अगर हमारे पास है O3, ठीक है, O3 को हम शो करना चाहें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन ने एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। मैं इस तरीके से शो नहीं करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ कि एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है, दूसरे के साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ओवरऑल इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर सही है या सेकंड स्ट्रक्चर सही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ओजोन के दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। तो मॉलिक्यूल्स जिनको मोर देन वन स्ट्रक्चर के थ्रू शो किया जाता है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इफ़ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर देन द कंपाउंड इज
कंपाउंड शो रेजोनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इफ़ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर देन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल को मोर देन वन स्ट्रक्चर से शो करना। फिर देखो ये लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने क्या शो किया है कि ऑक्सीजन एटम, इस और इस दोनों एटम के बाद में हमने सिंगल बॉन्ड को तो क्या किया, डार्क लाइन से शो किया, बाद में हमने डॉटेड स्ट्रक्चर से शो किया। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म है, लेकिन डबल बॉन्ड क्या रहता है, लोकलाइज्ड रहता है। कभी डबल बॉन्ड इसके बीच में हो सकता है, कभी इसके बीच में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड क्या है, इनके अंदर फिक्स है। तो कोई भी कॉमन स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, तो वो कॉमन स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना, उस कॉमन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द कॉमन स्ट्रक्चर विच शो द ओवरऑल फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। अब सबसे पहली बात आती है रेजोनेंस किसको बोलते हैं। देखो कोई भी कंपाउंड को, है ना, इफ़ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर देन दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। कि अगर किसी भी कंपाउंड को एक से ज़्यादा तरह की स्ट्रक्चर से शो करना क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस क्यों होता है ना, तो देखो रेजोनेंस जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कई कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे रेजोनेंस के लिए अपन को सबसे पहली बात तो ये होती है कि गिवन स्ट्रक्चर जो होती है अपन को उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ऑर्गेनिक की कंडीशंस अलग होती है, जबकि मैं इनऑर्गेनिक की बता रही हूँ आपको कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास क्या होनी चाहिए, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। उस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज नहीं हो तो उसकी कॉन्जुगेशन में क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। कहने का मतलब है कॉन्जुगेशन भी छोड़ो, गिवन स्ट्रक्चर में कोई लोन पेयर हो या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई नेगेटिव चार्ज हो, इनके साथ में कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा अगर है तो वो रेजोनेंस शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ऐसा रखने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर एटम के ऊपर उस चार्ज को लोकेलाइज नहीं रख करके हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। सर्कुलेशन से क्या होती है कि सिंगल बॉन्ड तो उनके अंदर फिक्स होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद आइदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। कि डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन लोन पेयर के साथ में या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के साथ में होने से क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम में मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कभी तो डबल बॉन्ड बनता है, कभी डबल बॉन्ड टूटता है, फिर कभी डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड टूटता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस। कि रेजोनेंस बनते टाइम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते टाइम डबल बॉन्ड कभी बनता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अगली स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है, इसके साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना और यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्म होना, ये दोनों ही प्रोसेस हुई हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते टाइम बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं, दोनों ही प्रोसेस के लिए, है ना। दोनों ही प्रोसेस के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और दोनों ही प्रोसेस के अंदर एनर्जी वेस्ट होने की वजह से मॉलिक्यूल की क्या होती है, एनर्जी कम हो जाती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी अपने आप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये बोल सकते हो इफ़ ए कंपाउंड इज डिनोटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर देन द फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। मैं इसको एक बार के लिए यही रोक रही हूँ ताकि आप इसको जब भी नोट्स बनाएं तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकें और देन लिख सकें। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक का। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने O3। O3 को हम क्या कहते हैं, ओजोन, और ये स्ट्रक्चर है किसकी, ओजोन की।
फिर हमने लिखा इन ए कॉमन स्ट्रक्चर वाइल शो द ओवरऑल फिनोमिना दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इनमें से रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा है? ये वाला। ये दोनों क्या हो गई है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, जिसके दोनों तरफ हेड होते हैं। ठीक है यहाँ तक का? नेक्स्ट देखो, अब आते हैं रेजोनेंस के रूल्स। देखो सबसे पहले मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में मैं रूल बताती हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है CO3 -2, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट आयन के अंदर देखो कार्बन अपनी पोजीशन पे है सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। ऑक्सीजन भी अपनी क्या है? पोजीशन के ऊपर है सब। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं हो, कोई सी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किसका आ रहा है? कभी डबल बॉन्ड इस पे है, कभी डबल बॉन्ड इस पे है, कभी इस पे, कभी निगेटिव चार्ज इस पे, इस पे, इस पे। इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो इसमें निगेटिव चार्ज घूम रहा है या फिर इसमें क्या घूम रहा है? डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बन रही है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेवर एटम पार्टिसिपेट, सो द पोजीशन ऑफ एटम शुड बी मेंटेन। कि जब भी आप एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। इसलिए कभी भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो स्ट्रक्चर्स क्या नहीं होती, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती फिर। ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो यही है कि रेजोनेंस के टाइम में आपको कभी भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो फर्स्ट रूल है इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली डबल बॉन्ड टेक पार्ट, सो द पोजीशन ऑफ एटम शुड बी मेंटेन। कि एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते टाइम एटम्स की पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड की चेंज की वजह से, जैसा अपन ने देखा भी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है तब या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है या फिर क्या हुआ है? निगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ due to delocalization of double bond as well as respective charge, या लोन पेयर होता है। नेक्स्ट देखो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द नंबर ऑफ पेड एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर है ना सिर्फ शो करने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स कितने हैं? 2, 3, 4। तो ओवरऑल हर एक स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड होने चाहिए और ये 2 निगेटिव चार्ज हैं। तो टोटल मिलके जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, हाँ किसी कंडीशन में ऐसे हो सकता है कि निगेटिव डबल बॉन्ड बना रहा हो, डबल बॉन्ड निगेटिव बना रहा हो, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टर्म में वो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन्स मिले, है ना, इस तरीके से नहीं होता। तो टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर पेड का मतलब तो होता है जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो, और अनपेड का मतलब है कि अगर किसी पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूँ नहीं होना चाहिए कि एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर से चार्ज ही गायब कर दिया, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 माइनस की जगह 4 माइनस चार्ज ले, इस तरीके से नहीं होता। सिर्फ एक कॉन्जुगेशन चलता जाता है। ठीक है, फॉर ए मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं। जैसे देख लो कि हम ये चाह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर है ना, कि डबल बॉन्ड कहें या फिर इसको सिंगल कहें या फिर इसको सिंगल कहें, तो किस तरीके से कहें? तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड निकालना हो तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड करना होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे इन दोनों के अंदर बॉन्ड कितने हैं? 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 3। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 देन 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया कि इसका, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स,
इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि जिन दो एटम्स के बीच में हम निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है उनमें, और डिवाइडेड बाय टोटल जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो। ठीक है, जैसे ओजोन के अंदर निकालना चाहिए तो इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच का निकालना चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, दो और एक इसमें कितने हैं, 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 1.5। सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग होता है और डबल से क्या होता है वो वीक हो जाता है। तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। देखो जैसे बेंजीन रिंग है, इसके अंदर आप इन दो एटम्स के बीच का निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, अगले में इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड, तो एक बार डबल बॉन्ड है एक बार सिंगल बॉन्ड है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है 2, देन कितना आ जाएगा 1.5। तो वही बात है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग और डबल से क्या है वीक बॉन्ड है कि, या फिर आप ये बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्ड का करेक्टर है। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं पार्शियली। अब देखो ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम चार्जेज प्रेजेंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, कि जब भी रेजोनेंस बन रहा है तो अगर जैसे निगेटिव चार्ज आ गए, टू निगेटिव चार्ज हैं या फिर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ रही है तो सेम चार्जेस को हमेशा क्या रखना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग द रेजोनेंस वी मस्ट रिक्वायर दैट द सेम चार्जेस मस्ट बी प्रेजेंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। दूर दूर होनी चाहिए, अगर पास आते हैं तो इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि रेजोनेंस बनने के बजाय तो उनका रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी आती है अपोजिट चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट द एडजस्टेंट पोजीशन। एडजस्टेंट पोजीशन बोलते हैं नियरेस्ट पोजीशन को, है ना, बिल्कुल जो पास पास की पोजीशन होती है उसको बोलते हैं। तो प्लस माइनस या अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो पास पास रहेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लॉस होती है, लॉस होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि वो सिचुएशन बेस्ड होती है जिसमें सेम चार्जेज मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं और अपोजिट चार्ज क्या होते हैं बिल्कुल नियरेस्ट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि जब भी रेजोनेंस आ रहा है ना, जब भी रेजोनेंस आ रहा है तो रेजोनेंस के टाइम एक कंडीशन होती है कि निगेटिव चार्ज, है ना, मोस्ट स्टेबल एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाइल द पॉजिटिव चार्ज एट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कि जब भी रेजोनेंस आता है तो रेजोनेंस में जो चार्जेबल स्पीसीज़ होती है उनके अंदर एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो जैसे मान लो कि ये आ गया एन डबल बॉन्ड ओ, और इस बार इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरी आ गई एन ट्रिपल बॉन्ड ओ और इस बार ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर बन रही है और आपसे ये पूछा इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सी है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा सूटेबल रहेगा बजाय किसके, इसके। जबकि हमारे पास चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे, तो यहाँ नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल है ना। ऐसी अगर कंडीशन आती है तो होता दोनों में ही है कि एक बार डबल और ट्रिपल बॉन्ड है जो भी है, पर अगर अपन देखते यूँ लगा देते कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं, सबसे पहले आप चार्ज वगैरह देखें ताकि आप उसका पता कर पाते हैं ना। आगे देखें, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अपने सामने। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच रहेगा, इधर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच रहेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या हो सकता है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में या तो कोई पॉजिटिव निगेटिव या लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई 5, जो नहीं हो सकती, इसने नेक्स्ट एटम को वैलेंसी शिफ्ट कर दी, तो लोन पेयर की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये इस पे जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया नेगेटिव। हो सकता है कि उस कंडीशन में ऐसा नहीं हो, इसने डबल बॉन्ड दे और ये सिंगल आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या आ जाए नेगेटिव चार्ज आए, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड की।
अगले में देखो, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो सल्फ़र की मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा 2, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के साथ में इसने 2 बॉन्ड बनाए और इसको इसने पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो बात वही आ गई, इसने पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन। एक बार देखो मैं फॉर्मल चार्ज पे जाती हूँ, यहाँ पे अगर आपसे फॉर्मल चार्ज निकलवाया होता तो आप आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 और बॉन्डिंग में कितने 2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2, 4 चले गए, पीछे कितने बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे शो नहीं करके इस तरीके से भी शो करा जा सकता है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते टाइम अगर इसको कोऑर्डिनेशन से नहीं दिखाएं तो इसको भी कोऑर्डिनेशन से शो कर सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली भी स्टेबल है, ये वाली भी स्टेबल है ना। और अगर आप इसको कोऑर्डिनेशन रेजोनेंस हाइब्रिड से शो करना चाहें तो हम इसमें घुमा सकते हैं कि डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें भी है और डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें भी है।